Hello, dear students. Dear students, आप लोगों को पेज नंबर 139 पे निकालना है। आई होप इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर, हाँ ये वाला जो चैप्टर है आज ख़त्म हो जाएगा। ई पार्ट जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वाला पोर्शन अब हमें यहाँ से शुरू करना है। Let us observe some reactions by doing activity to explain displacement reactions. अब हम देखते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ यानी कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं। उन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। एक्टिविटी 11.8 क्या कहता है, देखिए। टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. आपको 5 बीकर लेने हैं। बीकर बोरोसिल ग्लास के आपके लेबोरेटरी में जो बीकर होते हैं, 5 तरीके के यानी बीकर्स आपको लेना है। और सारा का सारा बीकर जो है उसका यानी कितना होना चाहिए, 100 ml का होना चाहिए। सारा क्या होना चाहिए, 100 ml का, 100 मिलीलीटर का। सब पे आपको लेबल करना है, एक पे ए, फिर दूसरे पे बी, सी, डी, इस तरीके से लेबल करना है। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, और हर बीकर में 50 ml आपको पानी लेना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टी स्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस इज इंडिकेटेड। आपको क्या करना है, हर बीकर डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टी स्पून फुल ऑफ ईच सब्सटेंस इज इंडिकेटेड। और क्या करना है, हर बीकर के अंदर आपको चम्मच भर कर जो चीज़ें आपको दिया जाएगा वो आपको लेना है। क्या क्या चीज़ें दिया वो आप आगे आपको दिख जाएगा। देखिए फिगर 11.6a में आपको बताया गया होगा। कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। जब उन बीकर्स के अंदर पानी डालने के बाद जो चीज़ें आपको डालना है, डालने के बाद उसको बिल्कुल डिस्टर्ब किए बगैर ऐसे ही आपको रखना है, छोड़ना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। फिर आपको क्या करना है, अपना जो कॉपी है, नोटबुक है, उसके अंदर जो जो चीज़ें होता है, आपको मिसाल के तौर पर एक जगह पे आपने ए लिखा होगा, ए के अंदर क्या आपको दिख जाता है, बी जो बीकर है उसके अंदर क्या दिख जाता है, सी के अंदर क्या, डी के अंदर क्या, ई के अंदर क्या, ये सारी चीज़ें आपको नोट करना है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। हर बीकर के अंदर किस तरीके के चेंजेस, किस तरीके के तब्दीली जो है आपको नजर आता है। यू हैव रेड दैट वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने वाटर के अंदर बाकी चीज़ों को मिलाया है ना, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको देखना है कि उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो बीकर के अंदर आपने रखा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है। यू हैव रेड, आपने पहले पढ़ा है कि जब आप कि वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। आपने पहले पढ़ा है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल को रिप्लेस करता है, उसका जगह ले लेता है। कैसे, देखो, इन बीकर ए, बीकर ए के अंदर आपने क्या डाला है, मान लीजिए पानी तो डाला ही है, आपने उसके अंदर जिंक डाला था, रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो आपने मान लीजिए क्या किया है, देखो ये आपका बीकर ए है। इस बीकर ए के अंदर आपने क्या डाला है, कॉपर सल्फेट, CuSO4, CuSO4 इसके अंदर डाला। जब CuSO4 इसके अंदर डाला तो क्या हुआ कि एक CuSO4 के अंदर Cu जो है, कॉपर जो है वो आपका मेटल है, जिंक भी आपका मेटल है। तो कह रहा है अगर एक ही बीकर के अंदर कॉपर और जिंक दोनों अगर प्रेजेंट होगा तो जिंक कॉपर का जगह ले लेता है और कॉपर जिंक का जगह ले लेता है, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस करता है। क्या करता है, रिप्लेस करता है। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड द पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। इसीलिए कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो ब्लू कलर डिसअपियर होता है, गायब हो जाता है, और एक रेड कलर का पाउडरी मास कॉपर का जो होता है वो
बीकर के बॉटम पे, नीचे जो है बिल्कुल बेस में आपके बीकर पे वो डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो रिएक्शन आपको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। देखो क्या है आपका, सबसे पहले क्या है, कॉपर सल्फेट है CuSO4, ऐसे आप लिख सकते हैं CuSO4 प्लस क्या ऐड किया है हमने, बीकर ए की बात कर रहे हैं ना हम, कॉपर सल्फेट और जिंक दोनों उसके अंदर प्रेजेंट है। इन दोनों को जब आप रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, देखो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो क्या हुआ था ये देखो, फिर क्या हुआ है, हमने क्या किया था आपको पता है बेटा, हमने क्या किया था, CuSO4 कॉपर सल्फेट को हमने किसके साथ मिलाया था, जिंक से मिलाया था। तब क्या बन जाता है इन दोनों को मिलाने पर, जिंक सल्फेट बन जाता है। इसका मतलब ये याद रखना है, शाबाश बेटा, कॉपर के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कॉपर भी आपका मेटल है, ये भी आपका मेटल है, जिंक भी आपका मेटल है, ये आपको याद रखना है, दोनों आपका क्या है, मेटल है। तो जब ये रिएक्ट होता है, रिएक्ट होने पर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट की जगह पे आपका क्या बन जाएगा, सॉरी, कॉपर सल्फेट की जगह पे आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट। अब यहां पे डिस्प्लेस किया, कॉपर को किसने डिस्प्लेस किया, कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय द मेटल जिंक। कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, ओके। फिर ZnSO4 प्लस क्या बच जाता है आपका, कॉपर Cu। कॉपर तो बच गया ना, अब जब इसकी जगह पे जिंक आ गया तो कॉपर तो अलग से रह गया, तो कॉपर अलग से आपका निकल जाता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो आपको यहाँ पे भी दिखाया गया होगा, बुक के अंदर भी रिएक्शन जो है आपको दिखाया गया है। देखो कहाँ पे, ये देखो पहले वाले पेज पे हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट को जब जिंक से यानी मिलाते हैं तो ये वाला एरो का मतलब होता है, एरो के इस साइड में जो चीज़ें प्रेजेंट होता है वो रिएक्शन के बाद बनने वाली चीज़ें हैं, और एरो के इस साइड में जो चीज़ें प्रेजेंट होता है तो रिएक्शन से पहले जिनको हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। याद रखना, इस एरो के इस साइड वाले को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और एरो के इस साइड वाले चीजों को हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट हमारे पास कॉपर सल्फेट था और जिंक था। अब हमें प्रोडक्ट क्या बना, जिंक सल्फेट बना और कॉपर हमारा कंबाइन हुआ, यानी हमें मिला। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट जो होगा वो कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा, कॉपर का कलर क्या होगा, रेड होगा। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। इसी तरीके से जो बीकर बी में रिएक्शन हो रहा है उसको भी आप लिख सकते हो। देयर कुड हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. बिल्कुल इसी तरीके से जब आप रिएक्शन के लिए ये चीज़ें आप डाल रहे हो, किसी के अंदर आप आयरन डाल रहे हो, किसी के अंदर आप एल्यूमिनियम डाल रहे हो, तो डिफरेंट तरीके के जो मेटल्स आप डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया, जब आपका कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ रिएक्ट किया, Zn के साथ, जिंक के साथ, ये दोनों मेटल है, इन दोनों को रिएक्ट करने पर जब आपके एक मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस किया तो आपका बना जिंक सल्फेट। इस तरीके की रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी वाटर वाले सॉल्यूशन के अंदर जब रिप्लेस करता है यानी एक दूसरे का जगह ले लेता है, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन द beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate, but why? अब बीकर सी के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे इसने बीकर बहुत सारे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीकर ए के अंदर, बीकर ए नंगोल थी चिंसुक, कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रेन्यूल यानी जिंक के पार्टिकल्स, कॉपर सल्फेट और जिंक को कंबाइन किया हुआ वो बीकर ए में डाला हुआ है। बीकर बी के अंदर क्या है, बीकर बी के अंदर है कॉपर सल्फेट और आयरन के नील्स, आयरन मान लीजिए आयरन है, ठीक है। सी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर टर्निंग, कॉपर की पीसेस। फिर डी के अंदर क्या है, आयरन सल्फेट है FeSO4 जिसे हम कहते हैं, और कॉपर के पीसेस है, कॉपर टर्निंग्स।
अच्छा, ई के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? जिंक सल्फेट और आयरन नील प्रेजेंट है। ये हो गया हमारे पूरे बीकर, सारे बीकर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होगा, ठीक है। ए के अंदर कॉपर सल्फेट और जिंक, बी के अंदर कॉपर सल्फेट और आयरन, सी के अंदर जिंक सल्फेट और कॉपर, डी के अंदर आयरन सल्फेट और कॉपर, यानी ई के अंदर जिंक सल्फेट और आयरन। ये आपको याद रखना है। अब सवाल यहाँ पे ये है, बीकर सी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है? जिंक सल्फेट और कॉपर प्रेजेंट है ना। तो हम देखते हैं कि बीकर सी के अंदर कोई भी चेंज आपको दिखता नहीं है। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है जिंक सल्फेट से। ऐसा क्यों होता है? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? अब सवाल ये है, आपका जो बीकर ए था, आपका जो बीकर ए था, उस बीकर ए के अंदर क्या था? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को जिंक ने रिप्लेस किया। लेकिन आपका जो बीकर सी है, क्यों वहां पे, अगर कॉपर सल्फेट में कॉपर को जिंक रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तो क्यों जिंक सल्फेट के अंदर जिंक जो है कॉपर, जिंक को कॉपर डिस्प्लेस क्यों नहीं कर सकता, रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता? सवाल ये है। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्रेरी। याद रखना, साइंस जो है वो कभी भी अंधाधुन नहीं होता है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। कुछ हकीकत की बेसिस पे कुछ खास कानून जो है, रूल्स जो है, उसको फॉलो करता है साइंस। एंड द रूल हियर इज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। और यहाँ पे जो रूल है वो क्या है? जिंक जो है कॉपर और आयरन से बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. अब सवाल ये है, अगर आपका मेटल जो है बहुत ज़्यादा मोर अगर रिएक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? मिसाल के तौर पर आपका क्या था? जिंक जो था वो क्या था? वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था। जिंक जो था वो क्या था? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने, और कॉपर जो है क्या था? लेस रिएक्टिव था। कॉपर जो था क्या था? लेस रिएक्टिव था, इसलिए बीकर ए में जिंक ने कॉपर को आसानी से रिप्लेस कर लिया, क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव था, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव था। लेकिन डी में क्यों, सॉरी सी में क्यों जिंक को कॉपर यानी रिप्लेस नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमें पता है कभी भी एक मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल जो है कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए यहां पे याद रखना है, जिंक को कॉपर रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, ये रूल है, ठीक है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस, हमने ये पढ़ा। ओके, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reactions in beaker D and E. अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं बीकर D और E में क्यों आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि बीकर D के अंदर बीकर D एंड E, बीकर डी के अंदर आयरन जो है वो आपका क्या है? मोर रिएक्टिव है कॉपर से। इसी तरीके से जिंक जो है आपका क्या है? मोर रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है। कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर? यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा जिंक, आयरन और कॉपर में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, वो हमें समझ में आ जाना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए सबसे मोर रिएक्टिव आपका जिंक है, उसके बाद रिएक्टिव जो है आपका आयरन है, उसके बाद मोर रिएक्टिव आपका क्या है? कॉपर है। समझ में आया? ठीक है, ओके। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का कोई इस्तेमाल होता है क्या, कोई उसका यूज होता है? तो देखते हैं। यू शुड बी एबल टू गैस वाई मेटल्स आर यूज इन मेकिंग मशीनरी। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि मेटल्स को हम मशीन्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां बनाने के लिए, एरोप्लेन्स बनाने के लिए, ट्रेन्स बनाने के लिए, बड़े बड़े सैटेलाइट्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जो सामान होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उसको बनाने के लिए, खाना पकाने के जो बर्तने हैं उनको बनाने के लिए, वाटर बॉयलर्स बनाने के लिए, इनको हम इस्तेमाल
करते हैं और इन्हीं के अंदर मेटल्स को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको पता होगा। हियर आर सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस उनके हैं, जैसे कि नॉन मेटल एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। हम सबको पता है नॉन मेटल जो कि हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है, जो वो सांस लेने के दौरान लेता है। क्या होता है आपका? ऑक्सीजन। ये आपका क्या होता है? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कितना ज़रूरी है देखो। इसी तरीके से नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम नॉन मेटल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, हमारे खाद होते हैं जो सरकारी हमारे पास MOP करके या NPK जो फर्टिलाइज़र होते हैं। NPK एक फर्टिलाइज़र का नाम होता है NPK। तो यहाँ से आपका मतलब N का मतलब हो गया नाइट्रोजन, P का मतलब हो गया फॉस्फोरस, K का मतलब हो गया पोटाशियम। तो चाहे आपका नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, आपका चाहे पोटाशियम हो, ये सारा का सारा प्लांट के ग्रोथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ वाई ये नॉन मेटल्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। क्लोरीन आपको पता होगा, क्लोरीन जो है वो आपका क्या है? नॉन मेटल है। इस क्लोरीन को हम पानी को प्योरीफाई करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए या पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसके अंदर अगर कोई माइक्रोब होगा उसको मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी प्योरीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ नॉन मेटल्स हो गए जो कि हमारे काफ़ी यूज़फुल हैं। ठीक है, अब बेटा पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर 140 पे आप निकालिए। क्या है? नॉन मेटल्स used in the purple colored solution which is applied on wounds as an antiseptic। यानी नॉन मेटल जो है, जो मतलब हम लोगों का जब हाथ कट जाता है या हाथ जल जाता है तो एंटीसेप्टिक के तौर पर, या आप कह सकते हैं यानी कुछ ऐसे क्रीम्स में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या हमारे जो ज़ख्मों हैं उन पे लगाने के लिए। नॉन नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। इसी तरीके से नॉन मेटल्स को जो पटाखे होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आपने अपने सराउंडिंग में जो देखा होगा वहाँ से एक्सपीरियंस करके भी आप मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है उसको भी आप खुद से एक लिस्ट बना सकते हैं। आई हैव अंडरस्टूड द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन बीकर्स A and B, but I am still confused why there is no change in beakers C, D and E। तो यहाँ कह रहा है कि मुझे तो ये समझ में आ गया कि A और B के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो समझ में आ गया। बीकर A और B के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है वो समझ में आ गया, लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि क्यों बीकर C, बीकर D और बीकर E के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म्स इज इट फाउंड इन देम। मैंने सुना कि मैग्नीशियम जो है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये है वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है? डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। अब और एक और सवाल है कि डॉक्टर ने कहा, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको आयरन का डेफिशिएंसी है। अब सवाल ये है कि मेरे बॉडी में आयरन कहाँ प्रेजेंट है? तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एक और छोटा सा मैं जो वीडियो थोड़ा सा अभी बनाना है लास्ट में थोड़ा सा ये, तो वो हम बनाएंगे। यहाँ तक आपका T1 के अंदर आपका यानी आपको पढ़ना है T1 के अंदर ये मेटल्स और नॉन मेटल्स तक आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी जो 3 चैप्टर मैंने आपको बताया है वो आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।